गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो सभी आप उठ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए एकाग्रचित्ता में आपको लगभग, जिसमें मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ वैसे आपको भी करना है, ठीक है। जो सरस्वती माँ का मंत्र है, ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सवीर्यो कर्वावै तेजस्विनावदितमस्तु। एक बार और रिपीट करना आपको। ओम सहनावतु सहनो भुनाक्तु सवीर्यो कर्वावै तेजस्विनावदितमस्तु। ठीक है, सभी ने उच्चारण कर लिया होगा। इससे क्या होगा कि बेटा आपकी दिमाग में पढ़ाई के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी, एकाग्रचित्ता की आप में शक्ति आएगी, ठीक है। तो रोज़ हमारी जो 6 बजे आप क्लास मिलेगी उसमें आपको रोज़ ये मंत्र में आपको उच्चारण कराऊंगा, ठीक है। अब करते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके, परमाणु के बारे में बात कर रहे थे। पिछली वाली कक्षा में आपको परमाणु के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो पहली बात तो आप देखिए कि परमाणु होता क्या है, ठीक है। परमाणु हमने पढ़ा कि परमाणु एक पदार्थ का अविभाज्य कण है। कैसा कण है? अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब है कि जैसे हमने किसी चीज़ को हम तोड़ रहे हैं, लास्ट में एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे लास्ट की अवस्था है इसकी, इसे बार बार काटा, ठीक है। काटने के बाद में तो ये बातें केवल हम किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको अगर वास्तविक सोचा जाए या फिर इसको देखा जाए तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, क्योंकि परमाणु का जो आकार है वो 10 की पावर -10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। अब आप मेरे को इससे बताइए कि ये 10 की पावर -10 मीटर है, वो 0 से बड़ा है और या फिर 0 से छोटा है, ये बताना आपको। 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताइए कि क्या होगा। देखो, अगर कोई भी वस्तु है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था या अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि पदार्थ वो होता है जिसका कोई द्रव्यमान हो। क्या हो? जिसका कोई द्रव्यमान हो, ध्यान रखना, द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ का द्रव्यमान प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब पदार्थ है। और जीरो का अर्थ क्या होता है, इससे बताओ। कुछ नहीं होता है जीरो का अर्थ, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली बात तो ये फिक्स हो रही है कि हमारा जो परमाणु है वो क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। आप यदि इस मान को हल करेंगे, कौन से मान को, अगर आप जो ये मान दे रखा आपको, एक बार यहाँ से ये जो आपको मान दे रखा है, यहाँ से कहाँ से आएगा इसकी 10 की पावर माइनस, अगर 10 मीटर को आप हल करते हैं तो यहाँ पे ये पावर तो क्या हो जाएगी, इसके नीचे आएगी। इसका मतलब क्या बन जाएगा, 1/10 की पावर कितना आएगा इसमें आपका 10। इसको हल करने पे इसका मान आएगा 0 पॉइंट कुछ इस प्रकार मान आएगा, ठीक। इसका मतलब ये परमाणु क्या है सर, 0 से बड़ा है, ठीक है। आप के आसपास भी क्या है, परमाणु है। कौन सी अवस्था में? अणु की अवस्था में, एमिडियो अवगाद्रो के अनुसार। क्योंकि इस परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब आपकी चारों ओर कैसा एनवायरमेंटल है, परमाणु प्लस एन देखा जाए तो अणुओं से घिरा आपके चारों ओर एनवायरमेंटल है। सोचिए, जो आपकी चारों ओर है, आप उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह जानकारी नहीं है। इस परमाणु को देखने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? विशेष प्रकार की एक मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मशीन बताते हैं आपको कौन सी है। परमाणु को देखने के लिए विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। ये मशीन पहली बात तो आपको ऐसे हर किसी स्थान पे नहीं मिलेगी। ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वहाँ पर आपको ये मशीन मिलेगी, ठीक है।
इस मशीन के अंदर ही जिस पदार्थ को हमें देखना पड़ता है उस पदार्थ को बारीकी से टुकड़े टुकड़े करके फिर ये मशीन की जो प्रक्रिया है इन लास्ट में एक ऐसी अवस्था जिसमें परमाणु आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कक्षा 12 में आप पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे दे रखा है जो लेसन नंबर आपका फर्स्ट है सॉलिड अवस्था। ठीक है, उसमें आपको कुछ बता रखे हैं वह किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उस प्रकार की अवस्था आपको उसमें दिखाई देती है। इस मशीन की विशेषता ये है कि अगर हवा भी चल जाती है मामूली सी, क्या होती है इसमें, अगर थोड़ी बहुत अगर हवा भी चल जाती है तो भी क्या होता है इससे बताओ, यहाँ पर इसमें त्रुटि उत्पन्न होती है। क्या होती है इसमें, त्रुटि उत्पन्न होती है। चीज़ का ध्यान रखना, अगर थोड़ी बहुत अगर हवा भी चलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें त्रुटि उत्पन्न होती है। तो सोचिए लगभग 10 की पावर -10 मीटर की परमाणु को देखने के लिए इतनी बड़ी मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात तो फिक्स हो गई कि सर परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। और आपकी चारों ओर कैसे बताओ परमाणु है। ठीक है, आप अभी जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी कैसे बताओ परमाणु है। परमाणु को देखने के लिए विशेष प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये परमाणु को देखने के लिए मशीन थी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैंने शायद आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए। कितने करवा दिए मैंने, 5 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपको आगे होंगे। ठीक है, आराम से उसको ढंग से समझिए, इसे भागने का काम नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं आप कुछ चीज़ नहीं आ रही है फिर जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आई हमें आगे नहीं बढ़ना है। क्या नहीं करना हमें, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, एक बार पढ़िए। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश कण है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अधिकांश कण क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना कण आएगा। ठीक है, कण सीधे निकल जाते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है परमाणु। क्वेश्चन को समझना ढंग से, अगर रदरफोर्ड का मॉडल आपने समझा है ढंग से, ठीक है, तो क्या होगा। परमाणु में धनावेशित भाग एक जगह केंद्रित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो देखिए अगर हम रदरफोर्ड की मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड का जो मॉडल था इसमें ऐसा कुछ प्रकार था। इसने कहने का मैंने बता रहा है कि अधिकांश कण सीधे निकल रहे हैं। अधिकांश कण सीधे निकलते हैं तो परमाणु में धनावेशित भाग एक जगह केंद्रित होता है। ये बात इससे स्पष्ट हो रही है भाई। कहने का मतलब कि परमाणु में कोई अगर किरण जा रही है या कोई कण जा रहा है सीधा निकल रहा है, इसका मतलब परमाणु के अंदर कोई नहीं है भाई। कोई किरण कब जाएगी, जब उसकी कोई अवरोध नहीं होगा, इसका मतलब। परंतु यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है अधिकांश, क्या लिखा हुआ है, अधिकांश, पूरे कण नहीं जा रहे। ये बात भी सही है। ठीक, धनावेशित भाग एक जगह केंद्रित होता है। ये तो ये इसकी बात करें न कि यहाँ पे अगर हम इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये जो अधिकांश ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो नहीं हो सकती इसकी, ये वाली बात तो इसकी नहीं हो सकती। आगे देखो अगली कौन सी इसमें, आप यहाँ पर है अगला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं। ठीक है, तो कहने आप संबंध जोड़ो भाई। अगर कोई किरण आर पार ऐसे गुजर रही है, कोई यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, तो इसका क्या रिलेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात भी नहीं है इसकी। ठीक है, दोनों बात गलत है। परमाणु अविभाज्य कण है, तो अविभाज्य कण है ये भी इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई अगर कोई सीधा निकल रहा है अविभाज्य है, और तो ये भी बात नहीं बैठ रही। ठीक है, हाँ नंबर 4 बात देखिए ढंग से समझिए आप। परमाणु का अधिकांश भाग, और यहाँ पर भी क्या लिखा था आपने, अधिकांश, और परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग खोखला होता है। इसका मतलब कि खोखला है, इससे स्पष्ट होता है कि जब किरण जा रही है इसको रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ नहीं है। अरे जब अवरोध नहीं है तो अवरोध नहीं क्या है, इसमें खाली आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसे बताओ 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, अगला सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, किसके मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटरमेलन कहते हैं। वाटरमेलन का मॉडल भी कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड के मॉडल को नहीं कहते हैं और नील्स बोर के मॉडल को नहीं कहते हैं, जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं और जॉन डोल्टर भी नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा। उसने बताया था कि जो वाटरमेलन कहने का जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है, यानी किसके अनुसार? मदिरा बोले तो तरबूज के अनुसार होता है। इसमें बीच बीच में जैसे बीज पाए जाते हैं वैसे तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जो भी इसमें अंदर वाला पार्ट है वो किसका काम करता है? प्लस का काम करता है। किसका काम करता है इसमें? प्लस का, ठीक है। तो इसको वाटरमेलन बोलते हैं। प्लम पुडिंग विशेष प्रकार की मिठाई आती है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, बीच बीच में कहीं पे इसमें क्रीम आती है, साइड साइड में कहीं पर इसमें अलग पार्ट आता है, ठीक है। एक रेजिन के लड्डू, ये भी इसमें मॉडल का नाम होता है, ठीक है। लिख लेना आप। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? इसमें आपका 3rd आएगा। अगला क्वेश्चन देखो हम। अगला क्वेश्चन है जॉन डोल्टन का नियम क्या था? इसमें जॉन डोल्टन का नियम व सिद्धांत किन बातों पे निर्भर था? तो यहाँ पे देखिए पहला तो क्या आएगा इसमें? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। ये बात बिल्कुल सही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आधारित था। इसका मतलब क्या था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जैसे आपका ए और यहाँ से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, यानी अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो अगर ये अभिक्रिया अगर निश्चित माध्यम में हो रही है, कहने का मतलब एक ऐसे स्थान पे बिल्कुल निर्वात है। कहाँ पे हो रही है? निर्वात। उस स्थान, उसके कहने का मतलब कोई गैस भी बाहर नहीं जा रही है। इस स्थिति में कहने का मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या रहेगा? इसे बताओ। ए व बी का द्रव्यमान बराबर रहेगा। अगला है गुणित अनुपात। यहाँ पे थोड़ा आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा निश्चित अनुपात आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? निश्चित अनुपात, ठीक है। निश्चित अनुपात का मतलब क्या था कि जैसे मान लीजिए आप H हाइड्रोजन और ये है आपका ऑक्सीजन। अब क्या इन दोनों को हम जल कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर यहाँ पर जब 2 H आएंगे, क्या होंगे इसमें? यहाँ पे 2 H और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो ही क्या बनेगा? इसे बताओ। जल बनेगा। क्योंकि ऊपर वाले क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे पदार्थों के बनने का नियम है कि अगर निश्चित अनुपात में कोई अगर तत्व के परमाणु जुड़ेंगे, ठीक है, तो ही क्या बनेगा? इसमें बताओ। अणु का निर्माण होगा या पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये H और O है, परंतु यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? ये जल नहीं होगा जबकि जल होगा। इसका मतलब यहाँ पे अनुपात कितना आएगा? निश्चित अनुपात है, 2 अनुपात कितना आएगा? इसमें 1 आएगा। इसी प्रकार इससे आपका HCl की बात करते हैं तो HCl में क्या आएगा? 1:1 आएगा। कितना आएगा? 1:1। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। रासायनिक संयोजन के नियम ये भी क्या है? इसमें सही है। जो 5 नियम आप पढ़ते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? सिर्फ उसका 4 आएगा, ठीक है। इसके उपयुक्त सभी आएगा। अगला देखो हम। अगला है इसमें नाभिक। क्या है इसमें? नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? नाभिक की खोज। तो आपको ऐसा समझना है कि अगर आपने मॉडल अगर ढंग से समझे, कहने का मतलब अच्छी तरह समझे हैं, तो आप सोचिए कि नाभिक के बारे में किससे जानकारी, किसके मॉडल से नाभिक की जानकारी प्राप्त होती है? तो सर इसमें दे रखा है जे थॉमसन के मॉडल से कोई नाभिक की प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उसने प्लस और माइनस के बारे में बताया था। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और धनावेशित पार्ट और ऋणावेशित पार्ट के बारे में। रदरफोर्ड की मॉडल से क्या होती है? हमें नाभिक की जानकारी होती है। उसने कहा था कि लगभग 20,000 कणों में से क्या होता है? 1 कण वापस से उसी यानी 180 की दिशा से क्या होता है? वापस आता है, ठीक है। क्या होता है? इसमें ध्यान रखना, दिशा शब्द, आप दिशा की जानकारी है वहाँ पे आप जैसे आपको कहीं पर किलम लिखा हुआ मिलेगा 180 का एंगल और दिशा में अंतर है, ठीक है। चीज़ उसमें क्या कहते हैं कि लगभग 1 कण जा रहा है इससे, ठीक है, और वापस 180 की दिशा में घूमता है। ध्यान रखना कितना घूमता है? 180 की दिशा में घूमता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसमें आपका रदरफोर्ड आएगा, ठीक है। सोमरफील्ड नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखो इसमें। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बताइए, सोचो आराम से। और कितना होगा आवेश? तो देखो यहाँ पर 9.1 10⁻⁻31 ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है भाई, कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम।
ये जो आपको थर्ड नंबर का दिख रहा है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन का ई बाई क्या होता है, इससे बताओ एम होता है। क्या होता है, ई बाई एम। और यहाँ पे देखो ये पावर है प्लस की, तो ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, इसमें दूसरा आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको देखो यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको चारों ऑप्शन पे देखना है भाई क्या क्या है। जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी आपको बताया, इसको भी बताया, इसको भी बताया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा आएगा इसमें, आपका दूसरा आएगा। ठीक है, अगला देखो उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश निकालते हैं, वो कौन सी आपका ई बाई क्या आएगा इसमें, आपका एम। ये तो ई बाई एम नहीं है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश की ई बाई एम नहीं पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सी विधि से निकालेंगे। तो इस विधि का नाम है मिलिकन तेल बूंद विधि। कौन सी आएगी, मिलिकन तेल बूंद विधि। ठीक है, यानी कितना होता है आवेश, 1 पॉइंट कितना आएगा 6 10 टू पावर कितना आएगा -19 कूलाम। कितना होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक है, ई बाई एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सी विधि से निकाला गया था, मिलिकन तेल बूंद विधि, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो उसके बाद में, अगला इसमें अगला है कैथोड किरणों के लिए सही होगा। कैथोड किरणों से हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देर का देखो इसको समझो एक बार। यहाँ पे कैथोड किरणें से होगा, ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। बात सही है, बिल्कुल ठीक है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। प्रकृति का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें से किरण जा रही है, कैथोड किरण, और एक बार तो यहाँ पे मान लीजिए कोई अलग गैस थी, और फिर इसमें से जा रही है, यहाँ पे भी अलग गैस थी। इसका मतलब इस किरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इसके आसपास ऐसे किरण की कोई भी हो, उससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और एनोड की ओर गमन करती है, बात सही है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो एनोड की ओर गमन करेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर 3 आएगा, सॉरी कौन सा आएगा, 4 आएगा। इसका उपयुक्त है सभी, ये बात भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या आएगा इसमें बताओ, नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, पढ़ो ढंग से एक बार। कौन से परमाणु की अपरमाणुकरण, ये आएगा कौन सा परमाणु का अपरमाणुकरण है। अपरमाणुकरण का मतलब क्या होगा, परमाणु के टुकड़े करने के बाद में जो कण प्राप्त हुए थे उसे बोला गया था अपरमाणुकरण बोला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब अपरमाणु का मतलब ये परमाणु के अंदर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परमाणु के अंदर की बात कर रहा है। तो परमाणु के जब टुकड़े किए गए तो अंदर हमें क्या क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, और न्यूट्रॉन भी था, और भी कण थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो तीनों वाले इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है क्वेश्चन, आगे देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे नीचे, ये रहे इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, सोचो आराम से, टिक कर लिया होगा। ठीक है, आपने देखो जरा, जे थॉमसन, माइकल फेराडे, और यहाँ पर आएगा जेम्स चैडविक। देखो ये दोनों वाले तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात। अब आपके चक्कर पड़ रहा होगा इन दोनों के अंदर। इन दोनों में क्या है कि कैथोड किरणों की खोज तो की थी माइकल फेराडे ने, केवल किरणों की खोज की थी। उन किरणों में कण थे, उन भाई कणों की जानकारी किसकी हुई थी बताओ, उन कणों की जानकारी जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ जे थॉमसन के द्वारा ही होती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस होता है, जे थॉमसन को जाएगा। ठीक है, माइकल फेराडे बता दिया आपको, जेम्स चैडविक की आपका अलग है, रदरफोर्ड भी क्या इसमें आपका अलग है, तो क्या आएगा इसमें आपका जे थॉमसन। आगे देखो उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपका आज के लिए, इसको देखिए, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम कितना होता है। ई बाई एम का मतलब, ई बाई एम का मतलब है यहाँ पे इसका आवेश
और द्रव्यमान अनुपात कितना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ई दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है कितना, 1.6×10⁻⁻19 होता है। कितना आता है, 19, ठीक है। उसके बाद में आपको बटा करना है, और द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। कितने किलोग्राम का होता है इसमें, 31 किलोग्राम का है, ठीक। यहाँ पे 31 किलोग्राम है, 31 किलोग्राम का। अब इन दोनों को हल करने पे, ठीक है, तो हल करने पे देखो ये, और अब यहाँ से अनुमान लगाए कि सर ये तो 1.6 है, तो ये तो नहीं आ सकता, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आएगा E/m, ये वाला मान है। यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1.7 10⁻⁻11। देखो यहाँ पे अनुमान लगाइए आप, ऊपर पावर 19 है और यहाँ पे पावर कितनी है, 31 है। तो इसका मतलब आप क्या करना है, 19 और यहाँ पर ऊपर किस में प्लस में होगा, ठीक है। तो अब क्या करना आपको, 19 में से आप जब 34 कम करेंगे तो प्लस का मान आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब दोनों जो ऑप्शन सेम है उनमें से क्या करना आपको, एक प्लस करना है, यानी इसका मान कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा इसमें आपका 7, कितना आएगा इसमें 7, और 10 की पावर कितना आएगा इसमें आपका प्लस का 11 आएगा, कितना आएगा इसमें प्लस का 11, ठीक है। आप दोनों में से इससे मान लो कि यहाँ पे कितना करना आपको, प्लस का 11 करना है। राइट आंसर कौन सा मिलेगा इसमें आपका, 2 आएगा, ठीक है। समझ गई बात को। E/m यानी उसका आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, आपको इसमें भाग देना है। द्रव्यमान इसका आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19, और द्रव्यमान कितना होता है 9.1, और कितना आएगा 10⁻31, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए आज इतनी ही 15 क्वेश्चन हो गए। कल हमारी 10 क्वेश्चन और रहेंगी, ठीक है, और आपको लगभग वही सुबह आपको 6 बजे मिलेंगी, ठीक है। ठीक है।